आपने 12 5 ईयर प्लान्स पढ़े, 12 5 ईयर प्लान्स में आपको क्या लगा कि क्या सिग्निफिकेंस है, उन प्लान्स की सिग्निफिकेंस क्या थी, क्या सिग्निफिकेंस थी? सबसे पहले गोल ओरिएंटेड थे, क्या आप गोल रखते थे उसको आप पूरा करते थे, पूरा भी नहीं करते थे, अगर नहीं हो भी पाता था लेकिन फिर भी गोल्स। दूसरा, टारगेट स्पेसिफिक था, टारगेट फॉर व्हाट, ग्रोथ और जीडीपी। तीसरा, जितने भी प्लान्स आपने पढ़े हैं उसमें आपने देखा कि सेक्टर स्पेसिफिक प्लान्स रहते थे, कि आप एग्रीकल्चर को कितना दोगे 5 साल में, एजुकेशन में कितना इन्वेस्ट करोगे, हेल्थ केयर में कितना इन्वेस्ट करोगे। दूसरा, प्लानिंग के दौरान ही एलपीजी रिफॉर्म्स हुए, प्लानिंग के दौरान ही इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गए, प्लानिंग के दौरान ही आपने फॉर्मलाइजेशन की, लिबरल इकोनॉमी की, प्लानिंग के दौरान ही इंडिया सर्विस सेक्टर गॉट बूस्ट, आपने स्कीम्स लॉन्च की, वो स्कीम्स इंप्लीमेंट हुई और दे बिकेम पार्ट ऑफ द प्लान। बैंक्स नेशनलाइज हुए, बहुत सारी सिग्निफिकेंस। इरिगेशन डेवलपमेंट हुआ, चलो पूरा नहीं हुआ लेकिन फिर भी हुआ, 48% डेवलप, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुई। अच्छा, क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ गई, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, वीट प्रोडक्शन, ग्रीन रेवोल्यूशन लाया, वो प्लान का हिस्सा ही था। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ 5 ईयर प्लानिंग इन इंडिया, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग कमीशन, या व्हाट आर द इल इफेक्ट्स दैट लेड टू द डिसोल्यूशन ऑफ प्लानिंग कमीशन, इल इफेक्ट्स भी देखेंगे। तो सबसे पहले सिग्निफिकेंस, तब जाके हमें समझ आ जाएगा नीति आयोग बना क्यों, ये सभी चीजें आई। हालांकि इंडस्ट्रियलाइजेशन भी शुरू की थी लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाई, वो सिग्निफिकेंट नहीं रहा क्योंकि उसमें लेक ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसमें क्या था, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एमआरटीपीज, लाइसेंसिंग राज एटसेट्रा एटसेट्रा, जो फिर 1991 में डिसॉल्व हो गए, लेकिन उसका असर उतना ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं रहा। और क्या चीजें हुई, एजुकेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुए, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। हालांकि जब फाइनेंशियल इंक्लूजन शुरू हुआ था तो प्लानिंग कमीशन डिसॉल्व हो चुका था। जब फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में आया था, उस वक्त प्लान हुआ था कि प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर। जब इतना काम किया ऑलमोस्ट 65 इयर्स तक प्लानिंग कमीशन है, देन व्हाई, व्हाट वाज द रीजंस दैट लेड टू डिसोल्यूशन, क्यों मजबूरी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, सेंट्रल गवर्नमेंट को प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व करना पड़ा, लेकिन नीति आयोग डिसॉल्व नहीं हुआ, इनएक्टिव हुआ, एंड व्हाट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ नीति आयोग। अब आप बताओ कि जितने भी प्लान्स बने, जो प्लानिंग कमीशन डिवाइस करता था, एसेस करता था, वो सिर्फ प्लान डिवाइस करता था, प्लान, प्लान्स को अप्रूव करना, इट वाज द टास्क ऑफ द एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। लेकिन प्लानिंग कमीशन अगर बात करें तो उसमें जो मेंबर्स थे, चेयरपर्सन थे, दे वर all were appointed by the central government. There was prime minister, there was planning ministers, finance minister, there were expert groups, they were appointed by the central government. So there was a centralized approach to the planning commission. अब states में इसका कोई role, although plans were approved by the NDC, each and every plan were approved by the NDC, but the plans were devised by the planning commission only. और उस प्लान को डिवाइज करने के लिए इट वाज होली एंड सोली जो अथॉरिटी थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट था। सो इट वाज अ टॉप बॉटम अप्रोच और सेंट्रलाइज्ड अप्रोच था, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड। और इसमें डाटा स्पेसिफिक या थिंक टैंक बेस पे या एनालिसिस बेस पे कोई प्लान बनता नहीं था। रैंडमली आप सर्वे करते थे, आपको ये पता चल जाता था कि यहाँ यहाँ ये चीजों की जरूरत है, रिसोर्सेज आपको इतनी मोबिलाइज करनी है, यहाँ यहाँ ये अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स है, ये डिमांड है तो आप पूरा करो, एग्रीकल्चर सेक्टर में ये चाहिए तो पूरा करो। एक प्रॉपर असेसमेंट नहीं होता था, अगर प्रॉपर असेसमेंट हो भी जाता था तब भी उस तरीके से प्लान
सक्सेसफुल नहीं हो पाता। और सबसे बड़ी चीज थी जो इल इफेक्ट था इसका, वो था दैट इट वाज सेंट्रलाइज्ड। क्या था? सेंट्रलाइज्ड। अब जब प्लानिंग सेंट्रलाइज्ड है, इसका मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट की बड़ी से है इसमें। स्टेट्स वर सर्वाइविंग एट द मर्सी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यही था ना। किस स्टेट को कितने फंड्स एलोकेट करने हैं, एलोकेशन ऑफ फंड्स, ये कौन डिसाइड करता था? एक्चुअली प्लानिंग कमीशन डिसाइड करता था, लेकिन प्लानिंग कमीशन कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो फंड एलोकेशन के पावर्स किसके पास थे? उनके पास थे, प्लानिंग कमीशन के पास। लेकिन एक्चुअली इट वाज अ सेंट्रल गवर्नमेंट कि किस स्टेट को कितना फंड एलोकेट करना है, बिहार को कितना फंड एलोकेट करना है, जेएंड को कितना फंड एलोकेट करना है। इट वाज डिसाइडेड बाय द प्लानिंग कमीशन एंड प्लानिंग कमीशन वाज सेंट्रल गवर्नमेंट। इट वाज अ सेंट्रलाइज्ड बॉडी। अब बात समझ रहे हैं? सेकेंडरी क्वेश्चन है कि अप्रूव्ड बाय द एनडीसी और नॉट, वो सेकेंडरी है। लेकिन प्लान आप डिवाइस करोगे, ऑब्वियसली अगर 100% अप्रूव नहीं होगा, एटलीस्ट 70-60% अप्रूव हो ही जाता था। तो इनके पास फाइनेंशियल पावर्स थे टू एलोकेट रिसोर्सेज टू द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स। इसका मतलब था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरे पावर्स। इसका मतलब था प्लानिंग कमीशन एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी थी। तो जब एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी ही डिसाइड करेगी स्टेट की, तो उसमें क्या होगा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पॉसिबल नहीं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जानते हैं कि जहां पे सेंट्रल और स्टेट साथ साथ काम करेंगे, लेकिन यहां पे साथ साथ काम, इट वाज द सेंटर व्हिच वाज डिसाइडिंग ईच एंड एवरी टू द स्टेट्स। स्टेट का कोई रोल, तो ऐसी फेडरलिज्म होनी चाहिए जहां पे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट साथ साथ काम करेंगे ऑन इक्वल टर्म्स, जो कि प्लानिंग कमीशन में पॉसिबल। दूसरा, प्लानिंग कमीशन में इट वाज नॉट ए थिंक टैंक। एक थिंक टैंक नहीं थी, एक ऑर्गेनाइजेशन थी, कमीशन थी जो प्लान्स डिवाइस करती थी, नॉट ऑन द बेस ऑफ डाटा। डाटा ड्रिवन नहीं थी। अब बात समझ रहे हैं? ये डाटा ड्रिवन नहीं थी, ये सोच समझ के या असेसमेंट करके प्लान्स नहीं बनाते थे। हाँ, उनके पास रैंडम सर्वेज आती थी उसी के बिहाफ पे। तो उस चीज को रिप्लेस करना, एक नया मॉड्यूल बनाना, नया प्लेटफॉर्म बनाना, जहां पे एक थिंक टैंक होगी, प्रॉपर थिंक टैंक, जहां पे जो भी चीजें होंगी वो डाटा ड्रिवन होगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि जो अगली वाली ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास फाइनेंशियल पावर्स नहीं है, जो कि प्लानिंग कमीशन के पास थी। ये बहुत सारी इल इफेक्ट्स। अब देखिए, ऑलमोस्ट 70 इयर्स तक या 65 इयर्स तक प्लानिंग कमीशन रहा और 5 ईयर प्लान रहे 2017 तक। कितने सालों तक? करीबन करीबन 67 इयर्स। 67 इयर्स के बाद भी इंडिया की लिटरेसी अगर 78% ही रह जाती है, 67 इयर्स के बाद भी अगर इंडिया का टोटल फॉरेस्ट कवर सिर्फ 25% रहता है, 60 इयर्स के बाद भी अगर इंडिया की एब्सोल्यूट पॉवर्टी 8 to 12% रह जाती है, 68% के बाद भी अगर स्टिल देयर इज जेंडर डिस्पैरिटी, उसके बाद भी अगर रीजनल इम्बैलेंसेस हैं, रीजनल इम्बैलेंसेस समझते हैं ना, रीजनल डेवलपमेंट इम्बैलेंसेस है ना, 67 इयर्स ऑफ द प्लानिंग कमीशन के बाद भी अगर आपके पास इरिगेशन फैसिलिटी सिर्फ 48% ऑफ द टोटल इरिगेटेड टोटल एग्रीकल्चरल लैंड है, रेस्ट स्टिल डिपेंडेंट ऑन मॉनसून्स। 67 इयर्स के बाद भी अगर आपकी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी सिर्फ 25 to 27% कंट्रीब्यूट करती है जीडीपी को, 67 ऑफ प्लानिंग कमीशन प्लान्स के बाद भी अगर आपकी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी सिर्फ 15 to 16% कंट्रीब्यूट करती है जीडीपी को, और पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 48% इसके साथ एसोसिएटेड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 67 इयर्स के बाद भी आपका ग्रीन रेवोल्यूशन उतना ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं रहा ना। 67 इयर्स के बाद भी अगर आपकी पूरी प्रोडक्शन या एरियाज अभी भी ड्रॉट प्रोन्स है, अभी भी ड्रॉट्स पड़ रहे हैं, वाटर स्ट्रेस है, वाटर स्ट्रेस भी है और वाटर स्कार्सिटी भी है। स्ट्रेस हो गया कि जो पानी आप इस्तेमाल करते हैं फॉर कुकिंग, फॉर ड्रिंकिंग, उसके ऊपर बहुत स्ट्रेस है, वाटर रिसोर्सेज कम है, वाटर रिसोर्सेज कम है और यूटिलाइजेशन ज्यादा है, उसको कहते हैं वाटर स्ट्रेस। जब वाटर रिसोर्सेज कम होंगे, वाटर बॉडीज कम होगी और यूटिलाइजेशन ज्यादा होगी, उसको क्या कहते हैं? वाटर स्ट्रेस। जब वाटर है ही नहीं, अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, उसको कहते हैं वाटर स्कार्सिटी। क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन द वाटर, या व्हाट इज वाटर स्कार्सिटी एंड वाटर स्ट्रेस। अब समझ रहे हैं मेरी बात? 67 इयर्स प्लानिंग के बाद, 67 प्लानिंग के बाद भी अगर रूरल डेवलपमेंट उतनी ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं है,
तो प्रॉब्लम है ना। अगर बैंकिंग सेक्टर पूरा डेवलप हुआ नहीं है तो प्रॉब्लम है। अगर एजुकेशन सेक्टर पूरा हुआ नहीं है तो प्रॉब्लम है। अब अगर अभी अभी भी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट उतनी ज्यादा हाई है तो प्रॉब्लम है ना। अगर अभी भी चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट हाई है तो प्रॉब्लम है ना। इसका मतलब आपका हेल्थ केयर पीछे। अगर अभी भी आप हाई वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस नहीं बना पाते हैं, आपकी एजुकेशन वर्ल्ड क्लास उतनी ज्यादा नहीं है तो प्रॉब्लम है ना। अगर 67 इयर्स के बाद भी आपके यहाँ पे स्किल एजुकेशन प्रमोट नहीं हो रही है और अनएम्प्लॉयमेंट अगर इट इज अराउंड 9 to 12 एवरेज, जो एवरेज रहती है अनएम्प्लॉयमेंट नेशनल लेवल पे, तो प्रॉब्लम है ना। यू आर नॉट एबल टू जनरेट अनएम्प्लॉयमेंट। इतने सही फैक्ट्स है इसके। प्लानिंग कमीशन के फैक्टर्स हैं, इम्पैक्ट्स हैं कि विच लेड टू द रिप्लेसमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन विद द नीति आयोग। आप समझे मेरी बात कि रीजनल इम्बैलेंसेस है कि एक स्टेट बहुत डेवलप है या कुछ डिस्ट्रिक्ट्स बहुत डेवलप है, कुछ नहीं। इनोवेशन नहीं है कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में, इनोवेशन है नहीं। जो स्टूडेंट्स पास आउट हो रहे हैं इंजीनियरिंग से, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाते या खुद एम्प्लॉयड नहीं हो जाते। इसका मतलब है स्किल एजुकेशन लीक हो रही है। तो 67 ईयर्स ऑफ प्लानिंग के बावजूद भी अगर आपके कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में, अगर आपकी सोसाइटी में स्किल नहीं जनरेट कर पा रहा है, स्किल्ड पर्संस नहीं है, स्किल्ड पॉपुलेशन नहीं है, तो प्रॉब्लम है। ऑल दीज थिंग्स लेड टू द रिप्लेसमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन एंड 5-year प्लान्स विद द नीति आयोग एंड इट्स प्रोग्राम्स। अब बात समझ रहे हैं। पॉजिटिव क्या है कि हाँ आपने डेवलप किया, पॉवर्टी रिड्यूस हुई है, इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप हुई है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू किया है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हुआ, ये प्लानिंग का हिस्सा था। आपने बहुत ज्यादा सोशल स्कीम्स लॉन्च की हैं जो इफेक्टिव भी रही। इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, आईसीडीएस स्कीम है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जो कि अभी भी चल रही है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में। आपने शुरू किया है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दैट इज अ पॉजिटिव, वन ऑफ द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ द प्लानिंग कमीशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। फिर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, घर घर तक जिसको जितना चाहिए उसको उतना मिल रहा है। आपने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश किया। आपने क्या कहते हैं इसको, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इनिशिएटिव लिया सीएससीपी ने। उसके बाद लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हुई, इन्वेस्टमेंट अलो हुआ, ये सब चीजें हुई ना। फिर 2000 में आपने लिटरेसी को बूस्ट करने के लिए फंडामेंटल राइट को अमेंड किया है। फंडामेंटल राइट को अमेंड किया आर्टिकल 21A, विच गिव द राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A। उसके बाद आपने किया है मैग्नेरिका फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। आरटीआई इंट्रोड्यूस किया, आरटीआई एक्ट ऑफ 2005। उसके बाद आपने राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया 2009 में, जो 2010 में इंप्लीमेंट हुआ, जिसके बेस पे लीगल एक्ट बना है एजुकेशन, ठीक है। इसी दौरान बहुत सारी चीजें, न्यूक्लियर सिविल डील हुई, एग्रीमेंट हुई अमेरिका के साथ। फिर न्यूक्लियर पावर जनरेशन हुआ, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनने शुरू हो गए। कुंदन कलाम जो तमिलनाडु में सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, लेकिन बहुत सारे इल इम्पैक्ट्स भी हैं। पॉपुलेशन को जितनी डेवलप होनी चाहिए थी, ग्रोथ जितना होना चाहिए था, इकोनॉमिक सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जितने बढ़ने चाहिए थे वो उतने बढ़े नहीं। सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कंप्राइजेस ऑफ द हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड। अभी भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में इंडिया बहुत ज्यादा पीछे है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अभी भी बहुत ज्यादा है। आपने एब्सोल्यूट पॉवर्टी कम की, लेकिन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अभी भी है। अभी भी हेल्थ सेक्टर पीछे, अभी भी एजुकेशन सेक्टर पीछे, लिविंग स्टैंडर्ड उतना अच्छा फिर भी कम। That were the reasons कि India went for the नीति आयोग and replacement of planning commission was inevitable। बात समझ आ रही है? And this happened to 2014 और 2015 में फिर क्या बना? नीति आयोग। 2015 नीति आयोग was established। अब नीति आयोग बना क्यों है? नीति आयोग सबसे पहले गवर्नमेंट ने सोचा कि नाउ वी विल फॉर्म ए थिंक टैंक, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो सोचेगी कि क्या करना है, क्या करना है। एंड दिस वुड नॉट बी द प्लान ओरिएंटेड, दिस वुड बी द रिजल्ट ओरिएंटेड। क्या होगा कि जो भी चीजें करेंगी उसका रिजल्ट मिलना चाहिए। ध्यान से सुनना, रिजल्ट ओरिएंटेड। और ये ऑर्गेनाइजेशन डाटा स्पेसिफिक होगी। क्या होगी? डाटा स्पेसिफिक, यानी कि इसके पास एक्यूरेट डाटा है कि इंडिया में पॉवर्टी कितनी है और कितनी हमने कम करनी है अगले 5 साल। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है और क्या क्या रीजंस हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के क्या रीजंस हैं? क्या लेक ऑफ स्किल एजुकेशन है? एक रीजन। क्या लेक ऑफ इन्वेस्टमेंट है? एक रीजन। ध्यान से सुनना, क्या लेक ऑफ, ये मेंस के क्वेश्चंस हैं, क्या लेक ऑफ कलेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ सेक्टर से रीजन है?
तो डाटा आ गया आपके पास, आप उसी हिसाब से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे। बहुत सारी स्कीम्स अभी बताऊंगा नीति आयोग ने शुरू की, जो प्रोग्राम है शुरू की। तीसरा, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम क्यों लेग कर रहा है, स्किल एजुकेशन क्यों कम है, ठीक है। दूसरा, वन ऑफ द मेजर थिंग्स, पॉजिटिव थिंग्स वाज, दो चीजें हैं, एक है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। क्या है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? व्हाट डज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मीन? कि सेंटर एंड स्टेट्स विल वर्क टुगेदर, एंड स्टेट्स विल वर्क टुगेदर, उसको कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। दूसरा एक और है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। क्या है? कॉम्पिटिटिव। एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, दूसरा क्या है? कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव मतलब देयर वुड बी ए कॉम्पिटिशन बिटवीन द स्टेट्स। अगर एक स्टेट का हेल्थ केयर इंडिकेटर बढ़ रहा है तो दूसरी स्टेट भी काम करेगी उसके ऊपर कि उनका हेल्थ केयर इंडिकेटर बढ़ जाए। अगर एक स्टेट का एजुकेशन इंडिकेटर, एजुकेशन एस्पेक्ट बढ़ रहा है तो दूसरी स्टेट भी काम करेगी। तो देयर वुड बी ए कंपटीशन बिटवीन द, तो एक कंपटीशन क्रिएट किया जाएगा ताकि स्टेट्स विल वर्क। बात समझ आ रही है? इनका एक यही बेसिक मोटो ऑफ द नीति आयोग। एक तो थिंक टैंक होगी, और इसमें इट वुड नॉट बी ए सेंट्रलाइज्ड बॉडी, ये सेंट्रलाइज्ड बॉडी नहीं होगी, इट वुड बी ए कोऑपरेटिव बॉडी, कि जहां पे हर स्टेट रिप्रेजेंटेशन, एक्सपर्ट ग्रुप, सेंट्रल स्टेट साथ साथ काम करेंगे। इट वुड नॉट बी ए सेंट्रलाइज्ड, इट वुड नॉट बी ए टॉप डाउन अप्रोच, रादर इट वुड बी ए बॉटम अप अप्रोच, सिमिलर लाइक एनडीसी। बात समझ आ रही है? तो इसमें सेंट्रलाइज्ड टाइप ऑफ प्लानिंग नहीं होगी, इट वुड बी ए डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। ईच एंड एवरी स्टेट विल हैव अ फ्रीडम टू वर्क इंडिपेंडेंटली। हाँ, एक चीज लेकर कर रहा है कि अनलाइक प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग डज नॉट हैव फाइनेंशियल पावर्स, इट लेक्स फाइनेंशियल पावर्स। तो फाइनेंशियल पावर्स किनके पास थे? प्लानिंग कमीशन के पास। अब फाइनेंशियल पावर जहां पे जो भी पैसा एलोकेट करना है, इट विल बी डन बाय द फाइनेंस कमीशन, नॉट बाय द नीति आयोग। नीति आयोग डाटा ड्रिवन प्लान देगा और उस प्लान पे काम करवाएगा। बात समझ आ रही है? क्लियर हो रहा है? अब इस नीति आयोग की कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन बड़ी अच्छी है। कंपोजिशन मतलब स्ट्रक्चर। सबसे पहले नीति आयोग का चेयरपर्सन कौन होगा? हु वुड बी चेयरपर्सन? प्राइम मिनिस्टर ऑब्वियसली, ये चेयरपर्सन होगा। अब इसकी गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन होंगे? गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन होंगे? सुने, सबसे पहले सीएम्स ऑफ ऑल स्टेट्स, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। उसके बाद होगा वाइस चेयरपर्सन। कौन होगा? वाइस चेयरपर्सन। ही विल बी अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। कौन अपॉइंट करेगा? प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द नीति आयोग, उसको कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सुना होगा आपने नाम सीईओ नीति आयोग। बहुत टाइम तक अमिताभ कांत रहा है, बहुत टाइम तक अमिताभ कांत रहा है, बहुत टाइम तक उन्हें काम किया सीईओ ऑफ नीति आयोग। ये वो बंदा है which will be appointed by the central government, not prime minister. Appointed by whom? Central, for a particular or for a specific period of time. उसके बाद चौथा जो है एक्सपर्ट ग्रुप्स होंगे। एक्सपर्ट ग्रुप्स मेंबर्स, चाहे वो यूनिवर्सिटी से होंगे, एकेडमिशियंस होंगे, स्कॉलर्स होंगे, साइंटिस्ट्स होंगे, इकोनॉमिस्ट्स होंगे, ठीक है। ये फॉर स्पेसिफिक टर्म, यानी कि ये परमानेंट मेंबर्स नहीं होते, स्पेसिफिक टर्म के लिए आ जाते हैं। उसके बाद अब इस गवर्निंग काउंसिल का काम क्या है? क्या काम करेंगी? प्लान्स बनाएंगे। प्लान्स, लेकिन सिमिलर टू 5 ईयर प्लान्स नहीं। मैंने आपको बोला था
एक प्लान होता है जिसको कहते हैं पर्सपेक्टिव प्लान। क्या होता है? पर्सपेक्टिव प्लान। व्हाट इज पर्सपेक्टिव प्लान? पर्सपेक्टिव प्लानिंग क्या होती है? लॉन्ग टर्म प्लानिंग ऑफ 20 to 25 ईयर्स। लेकिन इन लॉन्ग टर्म प्लान्स को ब्रेक किया जाएगा स्मॉल प्लान्स। तो नीति आयोग के प्लान्स होते हैं 3 ईयर प्लान, 7 ईयर प्लान या लॉन्ग टर्म विजन। लॉन्ग टर्म जैसे विजन 2030 में क्या देखना चाहता है इंडिया अपने आप, या विकसित भारत, डेवलप्ड भारत, विकसित भारत 2047। 2047 कितना टाइम हो गया आजादी के बाद? 100 साल, 100 ईयर्स हुए ना इनका प्लान। कि सबसे पहले हमारा एक पर्सपेक्टिव प्लान है, आज से 25 कितने हो गए, 2025 चल रहा है, तो कितने साल तक हो जाएगा 47 तक? कितने साल हुए? करीबन 22 साल, 22 साल। अब ये 22 साल क्या इन्होंने रखा है? लॉन्ग टर्म प्लानिंग, जिसको हम क्या कहते हैं? पर्सपेक्टिव। इसी लॉन्ग टर्म प्लानिंग को ऐसे करेंगे डिवाइड 3 इयर्स, 7 इयर्स। अब 3 इयर्स 7 इयर्स 2030 तक आ जाएगा, फिर 2035, फिर 2040। उसके बाद एक्चुअल जो प्लान उनका है लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ विकसित भारत, जिसमें कलेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया वुड बी अ डेवलप्ड नेशन। ये इन्होंने प्लान रखा, ऑब्जेक्टिव रखा। उसी ऑब्जेक्टिव को इन्होंने ब्रेक किया स्मॉलर प्लान्स। अब बात समझ आ रही है कि इन्होंने किया है नीति आयोग। अभी नीति आयोग क्या करता है? सबसे बड़ी चीज कि जो भी प्लान बनाता है, जो भी प्लान, वो डिजाइन प्लान करता है। प्लानिंग कमीशन डिजाइन नहीं करता। स्टेट्स को क्या चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या चाहिए, ये प्लान करता है। किस डिस्ट्रिक्ट को कितना पैसा चाहिए, उसके लिए इन्होंने एक प्रोग्राम लाया था जिसको कहते हैं 2018 में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। एक प्रोग्राम लाया था जिसको क्या कहते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम 2018 में प्रोग्राम लाया था। 112 डिस्ट्रिक्ट्स को चूज किया गया जो इंडिया के बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स। जैसे अगर हम J&K की बात करें, सबसे अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट कौन लग रहा है आपको, जो बहुत कम अंडर डेवलप्ड? अंडर डेवलप्ड अब किसको क्या हो गई? जहां पे एजुकेशन, सबसे पहले एजुकेशन लिटरेसी कम है। तो अगर लिटरेसी के बेस पे हम बात करें तो लिटरेसी के बेस पे 2 डिस्ट्रिक्ट्स बहुत कमजोर है। एक है रामबन, दूसरा है बांडीपुर। बांडीपुर अभी हाँ इल्म अदब आप तो पहले था, अभी लिटरेसी के बेस पे बहुत कमजोर। सबसे ज्यादा रामबन है। बात समझ आ रही है? एक तो रामबन हिली एरिया है, बहुत हिली है ना, बहुत ज्यादा। दूसरा, अगर हम कलेक्टिव बात करें, रामबन बाकी डिस्ट्रिक्ट से, श्रीनगर से, अनंतनाग से, जम्मू से, कठवा से, डोडा से, उधमपुर से, बाकी डिस्ट्रिक्ट से कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसे रामबन, किश्तवाड़, बांडीपोरा, ये कुछ डिस्ट्रिक्ट है जो अंडर डेवलप्ड एज कंपेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स। ऐसे ही दूसरे स्टेट्स में अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स होंगे। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का क्या है। एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हिंदुस्तान में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, कुछ हजार के करीब डिस्ट्रिक्ट है, उनमें से 112 जो बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड, बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट हैं, उनको चूज किया जाएगा। अब इसमें क्या है कि कुछ फैक्टर्स इसमें है, यानी कि कुछ सर्वेलेंस की जाती है कि किस किस एस्पेक्ट में, किस किस सेक्टर में ये अंडर डेवलप्ड है। हेल्थ केयर, एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बैंकिंग फैसिलिटीज, ये आहिस्ता आहिस्ता इन डिस्ट्रिक्ट्स में इंप्रूव कराया जाएगा। अब इंप्रूव कैसे कराया जाएगा कि इनके लिए प्लान रखे जाएंगे कि अगले 5 साल तक इस डिस्ट्रिक्ट में एक हेल्थ केयर सिस्टम बढ़ना चाहिए। जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में नए हॉस्पिटल्स बना दिए गए, हमारे यहाँ पे भी बना दिए गए ना, हर छोटे बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में हॉस्पिटल्स बना अपग्रेड किए गए। हर डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन फैसिलिटीज बढ़ा दी गई, कॉलेजेस आए। अब हर डिस्ट्रिक्ट में 2-2 3-3 कॉलेज हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में पॉलिटेक्निक कॉलेज है। हर डिस्ट्रिक्ट में नए ITIs, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स अपग्रेड किए गए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में रोड्स बना दिए गए। ऑल दीज इंडिकेट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो जितने अंडर डेवलप्ड हैं, चाहे वो ज्यादातर छत्तीसगढ़ एरिया में है, झारखंड में है, मध्य प्रदेश में है, बिहार में है, उन डिस्ट्रिक्ट्स को कलेक्टिव डेवलपमेंट और कलेक्टिव सेक्टर्स में डेवलपमेंट किया जाएगा। ये इनिशिएटिव था, ये ऑब्जेक्टिव था किसका? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट
एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इसी के साथ साथ एक और प्लान आ गया जिसको कहते हैं एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। अब डिस्ट्रिक्ट्स तो पहले, अब ब्लॉक्स को चूज किया जाएगा। जितने भी ब्लॉक्स हैं उनमें सबसे ज्यादा अंडर डेवलप्ड ब्लॉक्स कौन है इन ऑल दी सेक्टर्स, उनको आहिस्ता आहिस्ता। तो आप क्या करोगे कि जो पहले 112 अंडर डेवलप्ड, बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड, उनको मेन स्ट्रीम करोगे, उनको लाओगे उस स्टेज पे जहां पे बाकी डिस्ट्रिक्ट्स एटलीस्ट काम कर रहे हैं। तो जो आपका विकसित भारत 2047 है वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को आप डेवलप करोगे या इंप्रूव करोगे। बात समझ आ रही है? दूसरा इनका प्रोग्राम था जो 2016 में आया था। 3 तरह के प्रोग्राम थे, अटल बेस्ड, अटल मिशन प्रोग्राम जिनको कहते हैं। एक था अटल टिंकरिंग लैब्स, एक था अटल इंक्यूबेशन मिशन। अटल टिंकरिंग लैब्स क्या था कि जो आप सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन है, सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन जैसे 11th 12th स्कूल्स में जाओगे, आप उनको स्किल टेक्निक्स सिखाओगे, बच्चों को क्या करोगे, स्किल सिखाओगे, स्किल एजुकेशन। इसीलिए फिर कुछ सालों में 2017 के बाद कॉलेजेस में या इवन सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन में वोकेशनल प्रोग्राम शुरू किए गए। वोकेशनल प्रोग्राम्स यानी कि स्किल प्रोग्राम शुरू किए गए। कुछ सालों से पॉलिटेक्निक कॉलेज को डेवलप किया गया। पॉलिटेक्निक कॉलेज अब हर डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ताकि जो अटल टिंकरिंग लैब्स क्या थी कि आप इनोवेशन सिखाओगे, स्किल सिखाओगे बच्चों को, ताकि जब वो हायर एजुकेशन में जाए उनके पास वो स्किल हो, उस स्किल को अपग्रेड करें। दूसरा था अटल टिंकरिंग लैब, पहली थी अटल टिंकरिंग लैब्स, दूसरा था अटल इनोवेशन या इंक्यूबेशन मिशन, इंक्यूबेशन मिशन। यूनिवर्सिटीज के बच्चों को, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में आप स्टार्टअप्स के बारे में नॉलेज दोगे। किसके बारे में? ताकि बच्चे सीख जाए कि स्टार्टअप्स कैसे खड़े करने हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे खड़ा करना होता है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कैसे होती है। दिस इज द पार्ट ऑफ अटल मिशन, अटल इनोवेशन एंड अटल इंक्यूबेशन मिशन। पहली अटल टिंकरिंग लैब्स, दूसरा अटल इनोवेशन एंड अटल इंक्यूबेशन। कैसे उस स्टार्टअप को फर्दर डेवलप करोगे ताकि वो एक बिजनेस मॉडल बन जाएगा। ये आप यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में बच्चों को सिखाओगे। स्कूल्स में क्या करोगे, आप स्किल सिखाओगे, टेक्निक सिखाओगे, नई नई इनोवेशन सिखाओगे, जो अटल टिंकरिंग लैब्स है। ये सभी प्रोग्राम्स किन्होंने शुरू किए? नीति आयोग ने। एक पहला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, दूसरा अटल इनोवेशन अटल मिशन, तीसरा था स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, SEQI इंडेक्स। ये कौन लॉन्च कर रहा है, कौन पब्लिश कर रहा है? नीति आयोग। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी। अब इसमें क्या देखा जाता है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सबसे पहले कि स्कूल्स को मेजर, स्कूल एजुकेशन को मेजर किया जाता है ऑन द बेस ऑफ क्वालिटी। दूसरा एनरोलमेंट, एनरोलमेंट किनकी? बोथ गर्ल्स एंड बॉय चाइल्ड, जिसको स्कूल एनरोलमेंट रेशियो भी कहा जाता है। टीचर प्यूपिल रेशियो, यानी कि एक स्कूल में कितने टीचर्स हैं और कितने बच्चे हैं, उसके बेसिस पे उस स्कूल की क्या हो जाएगी, मेजरमेंट, यानी कि उस स्कूल की एनालिसिस हो जाएगी। फिर उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि हर साल ये इंडेक्स आ जाता है और हर स्टेट के स्कूल उसको ये मेजर करते, एनालाइज करते हैं। फिर कहते हैं कि ये स्कूल इंडिया में टॉप 1 पे आ गया ऑन द बेसिस ऑफ नीति आयोग स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स प्रोग्राम। हर साल देखते हैं ना कि इस साल जो टॉप किया है J&K के एक स्कूल ने, एक हायर सेकेंडरी स्कूल में, उसमें क्वालिटी एजुकेशन, उसमें इनोवेशन सिखाते हैं, उसमें लेब्स में टेक्निक सिखाते हैं, उसमें एनरोलमेंट रेशियो जितनी गर्ल्स बढ़ रही हैं उतने बॉयज भी पढ़ रहे हैं। टीचर पीपल रेशियो 1:100 या 1:30 जो रेशियो है वो बराबर है। तो इस बेसिस पे इस साल जो टॉप पे स्कूल है, जो फर्स्ट रैंक स्कूल है, वो J&K का है। तो ये इंडेक्स शुरू किसने किया? एक और इंडेक्स उन्होंने किया था 2021 में, जिसको कहते हैं नीति आयोग नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। पहले 2010 में ग्लोबल लेवल पे UNDP ने और ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट, UNDP अलॉन्ग विथ ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट, उन्होंने शुरू किया था दुनिया में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स प्रोग्राम। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स
इंडेक्स प्रोग्राम। 3 डायमेंशंस थी। एक डायमेंशन था हेल्थ, एक डायमेंशन था एजुकेशन और एक डायमेंशन था लिविंग स्टैंडर्ड। कितने डायमेंशंस थे? ये किसने शुरू किया था? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, अलॉन्ग विद ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट, 2010 में। कि दुनिया में हम सिर्फ 1 डायमेंशनल पॉवर्टी को सिर्फ मेजर नहीं कर सकते, यानी खाना पीना और कपड़े ही पॉवर्टी नहीं होती है। जिस बंदों के पास हेल्थ केयर अच्छा नहीं है, एजुकेशन अच्छी नहीं है, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, वो भी तो कंसिडर किए जाएंगे गरीब। आप समझ रहे मेरी बात? और उसके बिहाफ पे, उसके बेस पे, उसी मॉडल के बेसिस पे इंडिया ने भी, नीति आयोग ने नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021 से शुरू किया। अब इसमें भी 3 इंडिकेटर्स हैं। क्या है? हेल्थ केयर, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड। अब हेल्थ केयर में सबसे ज्यादा क्या है? मैटरनल हेल्थ। कौन सी इंपॉर्टेंट है? मैटरनल हेल्थ। और मैटरनल हेल्थ के साथ साथ दूसरा जो इंडिकेटर है वो है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। क्या है? चाइल्ड मोर्टेलिटी। एजुकेशन में ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, यानी कि आप घर में सर्वे करोगे, ये देखोगे कि आपके घर में किस किस बंदे ने कितने साल स्कूल में गुजारी। किसी ने 10 साल गुजारे होंगे, किसी ने 5 साल, किसी ने 2 साल, कोई गया नहीं होगा। और दूसरा स्कूल एनरोलमेंट। इसमें दूसरा क्या है इंडिकेटर? स्कूल, कि जो बच्चा है कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे कितने स्कूल जाते हैं। एक तो आपके घर में जो बंदे हैं उन्होंने कितने साल स्कूल में गुजारे, जिसको कहते हैं ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। दूसरा है स्कूल एनरोलमेंट, कि आपके घर में जो बच्चे हैं क्या वो स्कूल जाते हैं कि नहीं, उनमें फीमेल जो है क्या वो स्कूल जाती हैं कि नहीं। तीसरा है लिविंग स्टैंडर्ड। लिविंग स्टैंडर्ड में सबसे पहले कुकिंग फ्यूल। क्या है? जो घर में आप कुकिंग फ्यूल इस्तेमाल करते हो वो क्या है? क्या वो फायरवुड है, क्या लकड़ी जलाते हो, या क्लीन एनर्जी इस्तेमाल करते हो? ठीक है। दूसरा, क्या आपके घर में अच्छा सैनिटेशन है? क्या है? सैनिटेशन। क्या आपके घर में ड्रिंकिंग वाटर है? क्या आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है? क्या आपके घर में आपके पास एसेट है? क्या आपके पास घर है? बात समझ आ रही? ये सभी इंडिकेटर्स कलेक्टिवली इसको कहते हैं, इसके बेस पे हम मेजर करते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो फिर नीति आयोग ने 2021 में ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द मॉडल ऑफ ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स लॉन्च किया। तो इतने इनके प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव जो विजन है दैट इज विकसित भारत 2047, जो कि एक पर्सपेक्टिव प्लानिंग है, जो कि एक फिर उन्हीं पर्सपेक्टिव प्लानिंग को ये 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल, 7-7 साल में ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है। 5 ईयर प्लान की तरह नहीं है, दैट इज कंसेक्यूटिव 5 साल प्लान नहीं। इन्होंने पर्सपेक्टिव प्लान रखा है कि 50 साल के बाद या 30 साल के बाद हम कहां जाएंगे। ठीक है। सो दैट इज व्हाई इट रिमेन्स इफेक्टिव एंड मोर इफेक्टिव देन द प्लानिंग कमीशन। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नीति आयोग क्यों आपको लग रहा है it looks, it seems more successful, more productive than the planning commission, what was the significance of planning commission, what were the ill effects of the ill impacts of the bad impact disadvantages of planning commission, तो आप ये क्वेश्चन लिख पाओ। ठीक है।